गुड इवनिंग। हर हर महादेव। आइए हम लोग देखते हैं आज पदार्थवाद के बारे में। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है और व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, समाज में इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और समाज शास्त्रियों ने इसके बारे में क्या अवधारणा दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंट बढ़िया है, हमको भी तो लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो बताइए कि प्रिंट कैसा है पीडीएफ का। ठीक नजर आ रहा है, दिख रहा है? और कोई कमी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि पदार्थवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दूसरे की आवश्यकताएं उसके स्वयं की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरे की जो आवश्यकता है खुद की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है, अतः वह दूसरे की आवश्यकताओं की बलवेदी पर अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, उत्सर्ग कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पिताजी होते हैं, ठीक है, या कोई भी पेरेंट्स होता है, अपने अपनी आवश्यकता को छोड़ करके अपने बेटा बेटी की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। यही बोल रहे हैं कि पदार्थवाद के अंतर्गत इसी को समझा रहा है कि आदमी किस तरह से, व्यक्ति किस तरह से अपनी आवश्यकता को भूल करके दूसरे की आवश्यकता के अनुरूप अपना ये कार्य करता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समाजशास्त्री आते हैं, इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्री साहित्य में इस अवधारणा का प्रयोग कई विभिन्न संदर्भों में किया गया है, परंतु इमाइल दुर्खिम ने इसका प्रयोग कुछ समाजों में आत्महत्या के प्रतिमानों के एक प्रकार के रूप में किया है। कहने का मतलब है कि इमाइल दुर्खिम जी है वो समाज में आत्महत्या के जो प्रतिमान है, संकेत है, उसके अनुरूप में एक प्रकार से पदार्थवाद की चर्चा उन्होंने किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति इस सीमा तक किसी समूह या समुदाय के साथ अपने आप को घुला मिला लेता है कि उसको हितों की रक्षा है तो अपने परंपराओं को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है। यानी कि अगर आप किसी से हिल मिल जाते हैं, पूरा जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप प्राणों की बाजी यानी कि अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। ये इमाइल दुर्खिम जी बता रहे हैं आत्महत्या के संदर्भ में। हाल ही में पदार्थवाद की सामाजिक जीवशास्त्र के लिए प्रासंगिक और सामाजिक जीवन में इसकी सार्थकता का विषय चर्चा के विषय बन गया है। कहने का मतलब है कि सामाजिक जीवन में प्रासंगिक और सामाजिक जीवन की ये क्या बन गया है, सार्थकता का विषय बन गया है। ठीक है, कुछ सामाजिक जीवशास्त्रियों का तर्क है कि चूंकि सामाजिक जीवन का आधार जीव वैज्ञानिक है, अतः मानव के अन्य विशेषताओं की भांति पदार्थवाद का एक क्या होता है, जीन भी होता है, जो समुदाय के किसी सदस्य के पदार्थवाद की ओर उन्मुख करता है। इस विचार को अभी किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक समर्थन नहीं मिला है। यानी कि पदार्थवाद का जो है ना, व्यापक समर्थन नहीं मिला है, यानी कि अंत तक इसको रिसर्च नहीं किया गया, शोध नहीं किया गया, इसलिए बता रहा है। पदार्थवाद के अवधारणा कुछ ऐसे समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, सहयोग, शोषण, विनिमय, सहभागिता के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने में निर्णय लेते हैं। इस दृष्टि से पदार्थवाद की अवधारणा विनिमय सिद्धांत के विकास में एक महती भूमिका अदा करती है। विनिमय का मतलब क्या होता है कि हम किसी से कोई सामान लेते हैं या उनको देते हैं, उस तरीका से बोल रहा है कि दूसरों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देना, जैसे देश के लिए सैनिक का प्राण दे देना। तो हर संबंध में प्राण देना ही नहीं है, आवश्यकता मतलब अपनी आवश्यकता के अनुरूप अगर आप हमको लगता है कि नहीं हमसे बेटर है अगला, उसको ज्यादा जरूरत है हमारी पेन की, हमारी कलम की, हमारी पुस्तक की, बुक की, तो हम अपना आवश्यकता नहीं दे करके उसको पूरा करते हैं। यही पदार्थवाद की परिभाषा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर दिए रहा है पितृस्वाश्रय या भुआ अधिकार। भुआ को हम लोग बुआ बोलते हैं, वही बात है। ठीक है, समाजों में कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में पाई गई एक ऐसी प्रथा को अमितेत या पितृस्वाश्रय यानी कि भुआ अधिकार कहते हैं। देखिए कुछ समाज है जिसमें कि भुआ अधिकार यानी कि
बुआ प्रथा कहा जाता है, जिसमें पिता की बहन अर्थात बुआ, बुआ के बुआ लिख रहा है, हम लोग बुआ उच्चारण करते हैं, यहाँ बुआ कह रहा है, ठीक है। अपने भतीजे एवं भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है, बुआ के बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बुआ अपने भतीजे एवं भतीजियों का नामकरण से लेकर वैवाहिक जीवन साथी ढूंढने में विशेष भूमिका अदा करती है। भतीजे एवं भतीजे भी बुआ को अपनी माँ की अपेक्षा अधिक सम्मान देते हैं। इस प्रथा के अनुसार कहीं कहीं बुआ यानी कि बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी उसका भतीजा होता है। दक्षिण अफ्रीका की कई जनजातियों में इस प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ये बुआ प्रथा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बुआ के संदर्भ में ये क्या कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं समाज शास्त्रीय रूप में अमितेत या पितृस्व श्रेय, ठीक है। ये बुआ से रिलेटेड है, बुआ अधिकार से रिलेटेड है, ठीक। बुआ की बड़ी वैल्यू है। प्रसरण का विश्लेषण, प्रसरण का विश्लेषण जिसको हम लोग एनोवा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ बता रहा है कि एनोवा के नाम से भी जानी जाती है। यह एक सांख्यिकी तकनीक है और इसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार एक चर दूसरे चर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसका अधिकांश प्रयोग मनोवैज्ञानिक में एक या अधिक प्रायोगिक समूहों की नियंत्रित समूह से तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रायोगिक समूह है, नियंत्रित समूह जो प्रायोगिक समूह है उसकी जो नियंत्रित समूह है उसकी तुलना करने के लिए किया जाता है। और सांख्यिकी के निरंतर बढ़ते हुए प्रयोग के कारण प्रसरण के विश्लेषण का प्रयोग अन्य सामाजिक विज्ञान में प्रचुर मात्रा में किया जाने लगा है। चलिए हम देखते हैं अराजकतावाद के बारे में। हम लोग यहाँ पर देखते हैं अराजकतावाद क्या है। प्रिंट बढ़िया तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने वाली दमनकारी सत्ता का अभाव, विशेषतः जबकि सत्ता राज के हाथ में होती है, क्या है, अराजकतावाद है। अराजकता किस स्थिति को कहा जाए और किस स्थिति को नहीं, इस संबंध में विभिन्न विचारकों का मतभेद है। सामान्यतः अराजकतावादी व्यवस्थित जीवन शैली के विरोध में नहीं है, किंतु वे इसे बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा दमन और शक्ति का प्रयोग को बुरा मानते हैं। अराजकतावादी राजनीतिक सत्ता के किसी ऐसे रूप इसमें बाध्यता का तत्व विद्यमान होता है उसे अनावश्यक या अवांछनीय मानते हैं। इसके अनुसार सरकार और सत्ता कृत्रिम रूप से थोपी गई है, यह नैतिक रूप से गलत है, अपरिहार्य है। समाज को सभी प्रकार की मानव जरूरतों और उद्देश्यों को संतुष्टि के लिए हुए सामाजिक समूहों के बीच स्वतंत्र समझौते के आधार पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कानून और राज्य के आधार पर निर्मित दमनात्मक और शोषणकारी व्यवस्था को व्यक्तियों के मुक्त सहयोग के आधार पर बनी नैसर्गिक यानी कि सहज व्यवस्था में बदला जाना चाहिए। देखिए सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि अराजकता है क्या। कहने का मतलब है कि समाज को चलाने के लिए सरकार अपने से अच्छा भी करती है, गलत भी करती है। तो जो गलत चीजें होती है उसके हम लोग विरोध करते हैं, ठीक है, विरोध नहीं करते हैं, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, सक्रिय होते हैं कि नहीं ये चीज सरकार गलत कर रही है, तो उसी को बोल रहा है यहाँ अराजकता के बारे में। कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली दमनकारी सत्ता का अभाव, विशेषकर जब सत्ता राज्य के हाथ में होती है, क्या है, अराजकता है। कहने का मतलब कि दमनकारी यानी कि कोई हिंसा, कोई आंदोलन नहीं होता है। तो कब नहीं होता है, जब सत्ता किसके हाथ में हो, राज्य के हाथ में हो। तो इसी संदर्भ में बता रहा है कि सरकार और सत्ता जो है कृत्रिम रूप से थोप दी जाती है, जो कि गलत होता है नैतिक रूप से। और मानव जरूरतों के उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए सामाजिक समूहों के बीच स्वतंत्र समझौते के आधार पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ये अराजकता के अंतर्गत बता रहा है। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
साम्यवादी और समाजवादी अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य मुख्यतः पूंजीवादी प्रभुत्व और शोषण के हितों का रक्षा करता है। यहाँ बोल रहा है कि पूंजीवादी जो है ना, ये शोषण के हितों की रक्षा करता है, यानी कि जो शोषण करता है उसकी भी रक्षा ये करता है। अतः अतः राज्य निजी स्वामित्व को बनाए रखने अतः राज्य जो है अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है कि दमनात्मक विधियों का प्रयोग करता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर आंदोलन करता है किसी विशेष एग्जाम के बारे में, तो सरकार क्या करती है, सैनिक से उस पर गंदे नाली के पानी डलवा देता है, लाठीचार्ज करवाता है। तो वही बोल रहा है कि दमनात्मक विधियों का प्रयोग करता है। ये बाद इकाई सत्ता का विरोध करते हैं, किंतु पारस्परिक सहयोग पर आधारित समाज व्यवस्था में विश्वास करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये समाज में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये विश्वास करते हैं कि अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि हम लोग इसे जो गलत हो रहा है हमारे साथ में उसको हम लोग रोक सकें। ठीक है। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में अराजकतावाद की विभिन्न धाराएं 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विशेष यूरोप और अमेरिका में पूंजीवादी के उदय की प्रतिक्रिया स्वरूप काफी सक्रिय रही है। कहने का मतलब कि यूरोप और अमेरिका में 19वीं और 20वीं सदी में बहुत ज्यादा सक्रिय रही है, यानी कि समाज को सुधार करने के लिए पूर्वज पूजा क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पूर्वज पूजा क्या है। पूर्वज पूजा एक धार्मिक प्रथा है जो इस प्रकार के सांस्कृतिक विश्वास से अनुप्रमाणित है कि पूर्वजों की आत्माओं में उनके वंशजों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। इस धार्मिक प्रथा में कई बातें जैसे मृतकों की आत्मा को नाराज न करने से लेकर के अधिक उर्वरता प्राप्त करने जैसे इच्छित परिणामों को प्राप्त करने वाली प्रथाएं सम्मिलित होती है। जापानियों के शिंटोवाद एक क्या है, पूर्वज पूजा का उदाहरण है। कई आदिवासियों में पूर्वज पूजा के साक्ष्य को देखा गया है। आत्मा की अजड़ता अमरता संबंधी विश्वास ने मृतक पूर्वजों की आराधना को विकसित कर पूर्वज पूजा की धारणा को पर स्थापित किया है। पूर्वज पूजा मुख्यतः सामूहिक वंश समूह के आधार पर संगठित राज्यों के एक विशिष्ट लक्षण है और इस प्रथा के अनुसार पूर्वजों की पूजा देवताओं की भांति संपूर्ण धार्मिक क्रिया के साथ किया जाती है। यानी कि जो पूर्वज है उसकी पूजा के बारे में यहाँ समाजशास्त्रीय शब्द कुछ बता रहा है कि जिसके अंतर्गत हमारी एक धारणा होती है कि मृतकों को आत्मा को नाराज हम लोग नहीं करें। उर्वरता की जो इच्छित शक्ति है उसमें भी इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यानी कि आदिवासियों में भी ये देखा गया और जापानियों में शिंटोवाद क्या है, पूर्वज पूजा का उदाहरण है। ठीक है। और पूर्वज पूजा जो होता है वो देवताओं की भांति ही, मतलब देवताओं के अनुरूप ही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के साथ किया जाता है और ये क्या है, प्रथा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। हम लोग यहाँ देखते हैं जीवीवाद और जीवात्मक वाद क्या होता है। जीवीवाद और जीवात्मवाद क्या होता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह देखते हैं सूर्य की किरणें आती है और हमें एक ऊर्जा मिलती है। बस वही अलौकिक शक्ति है कि बिना कुछ महसूस किए हम लोग आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमें चलाती है। जैसे सुबह में सूर्य का निकलना, दिन का उजाला आना, रात अपने आप हो जाना, ये अलौकिक शक्तियां ही हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में बता रहा है समाजशास्त्र में कि धर्म एक ऐसी रूपी जीवीवाद और जीवात्मवाद कहलाता है जिसमें यह विश्वास है कि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु यानी कि जड़ और चेतन दोनों, प्रत्येक वस्तु का मतलब है जड़ और चेतन दोनों में एक निर्वचनीय, अज्ञेय, निर्व्यक्तिक, अप्राकृतिक, अलौकिक शक्ति और सत्ता का निवास होता है। मानव शास्त्रीय साहित्य में कार्डरिंगटन और मेरिट ने जीवात्मवाद के एक विशिष्ट रूप में मानववाद की संज्ञा दी है। मलेशिया के आदिवासियों ने इस अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं जो सभी जीव और निर्जीव वस्तुओं में निवास करती है। कार्डरिंगटन की भांति डीएन मजमूदार ने भारतीय आदिवासियों जैसे कि
विशेष छोटा नागपुर के मुंडा हो लोगों में बोंगा नाम की शक्ति के दर्शन किए, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगावाद की धारणा को विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय एक समाजशास्त्री हैं डी.एन. मजूमदार, उन्होंने छोटा नागपुर के मुंडा और हो जनजाति के अंतर्गत ये बोंगा नाम के शक्ति का दर्शन करते हैं, तो उन्होंने बोंगावाद की धारणा को विकसित किया है। ये अलौकिक शक्ति से रिलेटेड है, जीवीवाद और जीवात्मवाद। देखिए हम देखते हैं जीववाद क्या है। किसी जीवित व्यक्ति या भौतिक यानी कि शरीर के अस्थूल शरीर में एक सर्वदा भिन्न अधिप्राकृतिक तत्व की विद्यमानता में विश्वास को जीववाद कहा जाता है। इस तत्व को जीवन शक्ति अथवा आत्मा के नाम से जाना जाता है। धर्म के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि सभी जड़ या चेतन वस्तुओं जैसे कि पेड़ों, चट्टानों, बादलों, पवन अथवा जानवरों आदि में आत्मा का निवास होता है और इस आत्मा का अस्तित्व प्राणी से भिन्न, आत्मा का जो अस्तित्व है प्राणी से भिन्न होता है, जिसमें वो क्या करती है, आत्मा वास करती है। अतः यह अन्य प्राणियों की मृत्यु या वस्तुओं को नष्ट हो जाने के बाद भी बची रहती है, यानी कि आत्मा मृत्यु हो जाने के बाद या वस्तुओं के नष्ट हो जाने के बाद भी क्या रहती है, बची रहती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा ही समस्त कार्यों के मूल कारण होती है। अंग्रेज मानव शास्त्री टायलर ने सर्वप्रथम आदिम धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आदिम जातियों में आत्मा संबंधी इसी विश्वास की विद्यमानता को स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वीकार किया था। चलिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे मानक शून्यता क्या है और मानक शून्यता के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं और इसके समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या शोध है, उसके बारे में हम लोग कल प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।